हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। दिस साइड आपका दोस्त ये दिव्यांशु बांजल। तो मेरे भाई लोग, आज लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा? पेपर नंबर 20 बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स तुमने नहीं देखे तो फटाफट जाओ, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। 3 डेमो क्लासेस अवेलेबल है। ये थर्ड लेक्चर है, यूट्यूब पे जाने वाला है। इसके बाद आपने जहाँ से भी बाय किया हुआ है उस प्लेटफॉर्म पे, दैट मीन्स प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर आपको लेक्चर्स दिखना स्टार्ट होंगे। तो प्लीज़ मेरे को नीचे व्हाट्सएप वो क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट में मत डालना सर सारे लेक्चर्स इसी के अंदर आएंगे कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डेमो लेक्चर्स हैं, बाकी के सारे आने वाले लेक्चर्स प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बाय करना है कोर्स या फिर अपनी बुक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। चलो, हम लोगों ने कल यहाँ पे छोड़ा हुआ था ये अपने को। कल मैंने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। अब थोड़ा सा मैं फास्ट लेने वाला हूँ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। बहुत कम ही क्वेश्चन अपन ने अभी तक याद किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 अपन ने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। मैंने 2 थ्योरी आपको बोला था याद कर लेना, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3, यहाँ से अपना स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं। एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा, वो है निरमा। तुमने नाम सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा कहाँ दे रखी हुई है। ये केस स्टडी आपके ही बुक के अंदर थी, वहीं से मैं लेके आया हूँ। ये इतना सा दे रखा हुआ था, बाकी सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ बाहर से पूरा रिसर्च वगैरह करके। ये करसन भाई पटेल जी, थोड़ा सा एक ऐड तुमने सुना होगा, मैं तुमको सुना देता हूँ, तुम्हें मज़ा आएगा उस ऐड में। ये पहले ऐड सुनो, ये ऐड सुना होगा तुमने। Golden Nirma, Surya Kavilo, Nirma, Nirma, तो तुमने ये ऐड सुना होगा, ठीक है। अब इसके बारे में अपन इसकी स्टोरी को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, 5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम मैं तुम्हारा नहीं यूटिलाइज करने वाला हूँ, ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपना एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप ये सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ केस स्टडी मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। तुमको समझाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच देना पड़ेगा इस वीडियो में। मतलब इस केस स्टडी में अपने को सिर्फ ये नहीं समझना है कि कैसे हम स्टार्टअप को स्टार्ट करें। देखो, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना टफ होता है, आसान नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको रन करना, इतने सालों तक रन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो चीज़ इस केस स्टडी में मैं तुमको डिस्कस करा दूंगा। तो हुआ क्या, निर्मा हमारे करसन भाई पटेल जी थे। ये कौन है भाई? ये एक इंसान है, छोटे से अच्छे से व्यक्ति है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अपनी केस स्टडी के अंदर लिखा हुआ है, अपनी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। तो भाई हमारे करसन भाई अहमदाबाद के बंदे हैं। इन्होंने क्या किया भाई, बीएससी किया 21 की एज में। थोड़े से पुअर व्यक्ति थे, पैसे की तंगी थी घर पे, ठीक है। तो 21 की एज में इन्होंने क्या किया, बीएससी वगैरह की, और कुछ टाइम बाद ये लैब टेक्नीशियन बन गए, ठीक है। केमिकल के बारे में इनको नॉलेज थी, मतलब लैब टेक्नीशियन बना तो उनको केमिकल वगैरह की वहाँ पे नॉलेज हो चुकी थी, ठीक है। फिर 1969 में ऐसा कुछ हुआ, 1961 से ऐसा कुछ हुआ शायद, 1961 से 1969 तक शायद रेसेशन था। तो वहाँ पे क्या इनको एक प्रॉब्लम दिखा मार्केट में कि जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है बहुत महंगा हुआ करता था, और उस टाइम पे बहुत जो पुअर पीपल होते थे, जो लोअर क्लास फैमिली होती थी, वो एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर चाहिए था उनको कि जो सस्ता पड़े और उनके हाथों में भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से हमारे कपड़े वॉश भी हो जाए। तो ऐसा कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए दिन भर ये जॉब पे जाते थे। 3 साल तक इन्होंने जॉब की लैब टेक्नीशियन का। तो वहीं पे रात को बैठ के इन्होंने केमिकल वगैरह से बना बना के ऐसा कुछ करके एक निरमा करके एक ब्रांड इन्होंने बनाया, एक वॉशिंग पाउडर इन्होंने बना डाला, ठीक है भाई। इन्होंने वॉशिंग पाउडर बना डाला जिसका नाम इन्होंने रखा निरमा। निरमा कहाँ से आया, ये निरुपमा इनकी लड़की थी जिसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। छोटी सी बच्ची थी जो इनसे बहुत प्यार करती थी और ये भी बहुत प्यार करते थे उस लड़की से, ठीक है भाई। निर्मा, ये निर्मा का ही फोटो है, छोटी सी बच्ची थी। तो
इस लड़की का नाम था निरुपमा, जिसको ये प्यार से निरमा बुलाते थे। तो निरमा के नाम पे इन्होंने अपना वॉशिंग पाउडर मार्केट में लॉन्च किया। तुम सोचो लोग बाग क्या बोलते हैं मार्केट में, अभी तो देखो बहुत सारी चीज आ गई, सर्फ एक्सल आ गया, व्हील आ गया, ठीक है, बहुत सारे आ चुके हैं। पहले क्या बोलते थे, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5 साल पहले भी लोग बोलते थे निरमा दे दो, कोई नहीं बोलते थे वॉशिंग पाउडर दे दो। और हमें ये भी नहीं पता वॉशिंग पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं भाई निरमा दे दो। इस लेवल की इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी हुई है मार्केट में, ठीक है। तो आज हम निरमा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। स्टार्ट करना टफ था, लेकिन उसको रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अभी अभी के जो रिसेंट के सिनेरियो में है, इन्होंने क्या किया हुआ है, वो अपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। निरमा ने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग सेक्टर में जाके इन्होंने अपने झंडा लहराया हुआ है। एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट कर दी, और जो इनका मेन प्रोडक्ट है निरमा, इस पर इन्होंने कम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता हूँ। तो हमारे जो करसन भाई मांझी थे, सॉरी करसन भाई मांझी बोल रहा हूँ, करसन भाई पटेल जी दो थे। ये निरमा इन्होंने स्टार्ट किया, ये लैब टेक्नीशियन थे, इन्होंने रात को बनाते थे, और इनका ये कंडीशन थी, सुबह साइकिल पर ये निरमा का जो पैकेट लेके जाते थे, घर घर लेके जाते थे, गाँव में घर घर लेकर जाते थे, वहाँ जाके बेचते थे डायरेक्टली कस्टमर्स को, कि भाई ये हमारा एक वॉशिंग पाउडर, इसको यूज़ करके देखो, इसका फीडबैक दो, है ना। इस टाइप से करते थे, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो केमिकल बनाया, जो निरमा इन्होंने बनाया, मार्केट में जब गए रिटेलर्स के पास, तो उन्होंने रखने से मना कर दिया, भाई हम लोग नहीं रख पाएंगे, हाँ ये चला नहीं चला, लेकिन हम इसको नहीं रखने वाले। तो ये बहुत डिमोटिवेटेड हुए। तो इन्होंने क्या किया, साइकिल पे सुबह उठते से ही साइकिल पे घर घर जाके बेचना स्टार्ट किया निरमा। ये ब्रांड वहां से उठाया, तो लोगों को पसंद आया, ठीक है। केमिकल इसमें बहुत ज़्यादा बहुत कम थे, तो हाथों में भी प्रॉब्लम नहीं था, वॉशिंग के लिए भी सब कुछ अच्छा था, और सबसे बढ़िया चीज़, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था, इसलिए चल गया मार्केट में, ठीक है। और बहुत अच्छा था, केमिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं थे, इको फ्रेंडली था, मैं ये बोल सकता हूँ। तो धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हुई इनकी कहानी। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ कि निरमा निरमा का अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, कॉम्पिटिटर आना स्टार्ट हो गया मार्केट में। ये जो निरमा था 3 रुपए की प्राइस में बेचा करता था अपना निरमा, लोअर क्लास और मिडिल क्लास में अपना पंचम लहरा रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। तो वहीं पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तुमने नाम सुना होगा, सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, ये 13 रुपए से इसने अपनी स्टार्ट कर दिया। ये अपर क्लास के लोगों को ये बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता था लोअर क्लास में अपने को जाने से कोई मतलब नहीं है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया, अपर क्लास के लोगों को ये टारगेट किया, क्या किया, सर्फ एक्सल बेचना स्टार्ट कर दिया, जो कि महंगा था, ठीक है। अपर क्लास के लोगों को स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और इन्होंने अपने क्या, निरमा को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना। क्यों नहीं माना, कि उन्होंने कहा कि तो बहुत चीप है, बहुत सस्ता है प्रोडक्ट, और लोअर क्लास के लिए रहने दो। तो अपन कहाँ चलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहती है ये चीज़, कि अपन चलते भैया अपर सेगमेंट पे चलते, महंगे प्राइस में इस चीज़ को उतारते हैं, ठीक है भाई। अब फिर क्या हुआ, निरमा बहुत चलना 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 स्टार्ट हो गया। फिर इनको लगा कि निरमा साला अपने को कॉम्पीट कर रहा है, कि अपना कॉम्पिटिटर है। तो फिर इन्होंने क्या किया, सर्फ एक्सल ने क्या किया, सर्फ एक्सल ने करा व्हील निकाल दिया, लोअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए व्हील निकाल दिया। आज व्हील बहुत पॉपुलर हो गया, निरमा इतना कुछ खास अब बचा नहीं, इसकी इसका मार्केट शेयर बहुत कम है निरमा का। आज व्हील बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो हिंदुस्तान यूनिलीवर था, उसने निकाल दिया व्हील, ठीक है। तुमने मार्केट में वो भी सुना होगा, इसका एड वगैरह सुना होगा। तो निरमा भाई चले, तो निरमा से कोई एक प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ रहा था, तो उसने थोड़ा सा और वेराइटी लेके आया। क्या लेके आया मैं तुमको बताता हूँ। निरमा ने फिर एक सोप निकाली, साबुन निकाली, तुमको मैं उसका एड भी दिखाता हूँ, तुमको वो एड बहुत अच्छे से याद होगा, तो मैं सुना देता हूँ। ये सोनाली बिंद्रे का है। सबसे हसीन सबसे जवान क्या रंग खिला क्या रूप सजा यूं खिली यूं सवर सवर जाने जिगर तुम चली कहाँ। चलो, ये चीज था, ये निरमा तुमको पता होगा, बहुत पहले, बहुत 15-20 साल पहले सौंदर्य साबुन निरमा करके सोप आती थी, सोनाली बिंद्रे ने इसको एडवर्टाइज किया, तो ये अच्छा खासा चल गया था अपने जो लोअर मार्केट, और जो हमारा कौन सा मार्केट है भाई, मिडिल क्लास मार्केट,
तू मार्केट में चला, क्योंकि यहाँ पे व्हील आ चुका था, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके थे, तो इसको अपना बिजनेस और बढ़ाना था, इसने बढ़ाया। ठीक है, जब जब ये स्टार्ट हो गया और अच्छी खासी ब्रांडिंग के साथ चला। निरमा के बारे में मैं तुमको बता दूं, इसने क्या किया, निरमा ने क्या किया, ये अभी तुमने वॉशिंग पाउडर निरमा का जो मैंने पहले ऐड दिखाया हुआ था, वो ऐड कितना चला भाई, 35 साल तक वो एक ही ऐड रिपीट करते गए। और ये जो हमारा जो सोनाली बेंद्रे का जो ऐड आया हुआ है सोप का, निरमा सोप का, ये भी बहुत 10-15 सालों तक बहुत चला। इन्होंने चीज़ों को चेंज नहीं किया, ना पैकेजिंग चेंज की, ना एडवर्टाइजमेंट चेंज किया, तो इस कारण से लोगों के अंदर एक चीज़ आ गई कि यार भाई अब कुछ नया ट्राई करते हैं। राइट नाउ मैं बोलूंगा निरमा ले लो, तुम बोलोगे कब से चल रहा है, बहुत पुराना हो चुका है ना, उसकी पैकेजिंग चेंज की, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, तो वो मार्केट से अब क्या आउट होता जा रहा है। तो जैसे ही वो आउट होना स्टार्ट हो रहा है, उसको लगा सलाह कि ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है बैंड बजाना चालू कर दिया, अपर मार्केट में इसने उतार दिया भाई क्या, सर्फ एक्सल। तो निरमा ने क्या किया भाई, निरमा ने भी अपर मार्केट में शायद सुपर निरमा निकाला था, लेकिन वो इतना बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, नहीं चल पाया। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर निकाला व्हील, तो व्हील इसको कॉम्पीट कर गया, व्हील बहुत टॉप पे पहुंच गया है बिकने में। ठीक है, और भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, अब घड़ी आ चुका है, घड़ी आ चुका है, व्हील आ चुका है, और अब निरमा भी आ चुका है, निरमा भी चल रहा था पहले से। तो अब निरमा को क्या लगा भाई, अपना यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, मतलब अब बहुत टाइम से अपन चल रहे हैं, अब अपने को अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, तुम लॉन्ग टर्म तक एक सेगमेंट में नहीं टिक सकते। मैंने तुमको पहले बोला था, बिजनेस उठाना, बिजनेस को स्टार्ट करना टफ है, लेकिन उसको चलाना, बहुत टाइम तक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये केस स्टडी का मेरा एक कंक्लूजन निकलने वाला है कि किस तरीके से अपने को अपना, अगर अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से अपने को उसको चलाना है। उठाएंगे पहले, मतलब खड़ा करेंगे बिजनेस, फिर उसको कैसे चलाना है, कैसे अपने को डाइवर्सिफाई करना होगा। तो निरमा 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 चलता गया। अभी निरमा के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे भाई, आईटीसी लिमिटेड था, हिंदुस्तान यूनिलीवर था, प्लस एक गोदरेज था, ये तीनों मार्केट में आ चुके थे। अब निरमा को लगा कि भाई अब अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए, अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई करना होगा, अलग अलग बिजनेस में जाना होगा, और जो हमारा निरमा का बिजनेस था उस पर थोड़ा सा फोकस कम करना होगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, हमारे कांसर भाई जी ने, कांसर भाई पटेल जी ने क्या किया, निरमा ने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ ना, तो इन्होंने पैकेजिंग चेंज की, ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह चेंज किया। जिस टाइप से चल रहा था, चीज़ें चल रही थी, लोअर सेगमेंट में अच्छा चल रहा था, लेकिन लोगों के दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आ चुकी, सॉरी, लोगों के दिमाग में एक छवि बन चुकी थी, एक प्रेजेंस बन चुका था कि भाई ये निरमा बहुत सस्ता है और ये बहुत पुराना चला आ रहा है, चलो अब कुछ नया ट्राई करते हैं। इस कारण से निरमा को छोड़ के लोग अलग अलग प्रोडक्ट पे जाना स्टार्ट कर दिए। और अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब सर्फ एक्सल, उसने भी दाग अच्छे हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट निकाले, बहुत सारी चीज़ें की, जिससे निरमा का मार्केट शेयर कम होता चला गया। और हिंदुस्तान यूनिलीवर बोले तो सर्फ एक्सल ने बहुत अच्छा मार्केट ग्रैब कर रखा। ओके, और लोअर मार्केट में व्हील, अभी एक्टिव व्हील भी अच्छा खासा चल रहा है। तो निरमा ने चीज़ों को चेंज किया, अपना डाइवर्सिफाई किया। तो अब निरमा क्या कर रहे भाई, 1985 में अहमदाबाद में इन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी पटक दी, निरमा यूनिवर्सिटी स्थापित की, स्टैब्लिश की। कौन सी वाली है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, लॉ की दुनिया में बोले तो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर दी 1985 में। उसके बाद 2003 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद मतलब एजुकेशनल सेक्टर में घुस गए। ये निरमा कहाँ से निकला, निरमा एक छोटे से गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, कौन, हमारे कांसर भाई जी, उन्होंने निरमा से पैसा निकाला, निरमा से पैसा खूब अच्छा कमाया। उनको दिखा कि अब निरमा चलने वाला नहीं दिख रहा है, मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, तो वहां से पैसा फंडिंग उठाई, मतलब पैसा कमाया अच्छा खासा, और एजुकेशन की दुनिया में निकल गए। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या किया, स्टैब्लिश किया 2003 में। उसके बाद 2003 में ही साथ में निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी इंस्टीट्यूट, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर दी। और अब 2014 में ये सीमेंट बिजनेस में आ गए, 2014 में सीमेंट बिजनेस में आ गए न्यूवोको। ये क्या है भाई, ये 5th लार्जेस्ट हमारी सीमेंट मेकिंग कंपनी है, ये अभी हुई है, स्टार्ट हुई है 2014 में स्टार्ट हुई है, 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकिंग कंपनी में पहुंच गए। ये इनके कांसर भाई जी के बच्चे, 2 बच्चे हैं, वो इसको संभाल रहे हैं। तो मैं इस केस स्टडी का एक कंक्लूजन देना चाहूँगा कि स्टैब्लिश करना आसान बोल सकते हैं बिजनेस को, लेकिन रन करना बहुत मुश्किल होता है। कब अपने को किस चीज़ से बैक लेना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि भाई ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट को लेके बैठे हो, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस करके तुम 10 साल 20 साल 50 साल नहीं जी सकते। तो मैं अपने बिजनेस को चेंज भी करना होगा धीरे 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 धीरे। जैसे रिलायंस का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो रिलायंस सिर्फ जियो थोड़ी बेच रहा है भाई, बहुत सारी चीजें आ गई, 5G में उसका फाइबर आ गया, रिलायंस पेट्रोल 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 सेगमेंट में है, कपड़े के सेगमेंट में आ गया, अलग अलग सेगमेंट में ये लोग डाइवर्सिफाई करते चले जा रहे हैं। आप अडानी को भी देखोगे तो बहुत सारे बिजनेस उसने स्टार्ट किए हुए हैं। ऐसे अपने को आगे बढ़ना है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अपन अब अपने लेक्चर में, आओ फटाफट आओ। ये हमारी, हमने निरमा की केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस की। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। और जल्दी से फटाफट, अगर तुम यूट्यूब पे हो ना, फटाफट जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना, फटाफट पास हो जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, पिटोगे भाई पिटोगे, जल्दी से जल्दी पाप लगेगा तुमको। फटाफट लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। और जो भी लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे बाय करना है, बुक बाय करना है उसका भी डाल दूंगा, लेक्चर बाय करना है उसका भी डाल दूंगा, ठीक है। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर रखो व्हाट्सएप नंबर 7999993161। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगा, मेरी टीम आपके साथ बैठी हुई है 24/7, मैं आपके साथ हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई पेपर तो मैं 20C है तो लेक्चर्स बाई करें या फिर बुक बाई करें कि नहीं करें, तो एक बात ध्यान रखना, पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ तुम्हें, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल इंसान हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से तुमको पढ़ाने वाला हूँ। अगर ये क्लासेस में ले रहा हूँ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सिंपल सा इस बात को ध्यान रखना, अपना दिमाग मत दौड़ाना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखना, ले नहीं ले, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये जो बुक बनी हुई है 8 महीना लगा मेरे को बनाने में। मैं चाहता 2 महीने में भी किसी से बना के कुछ भी कर देता, लेकिन 8 मंथ्स की मेरी मेहनत है इस बुक को बनाने में। और डेफिनेटली तुम आराम से निकाल दोगे, तुम क्रैक कर दोगे, इतना मेरे को विश्वास है, मुझे मेरी बुक पर विश्वास है। तुम आराम से इस सब्जेक्ट को क्रैक कर लोगे, अच्छे खासे नंबर तुम इसमें लेके आने वाले हो, ठीक है भाई। तो पूरा विश्वास रखना मेरे ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने कल क्या पढ़ा था भाई, कल मैंने बोला था कि भाई ये थ्योरीज याद कर लेना, मैकलेन की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, ये पढ़ाया हुआ था। अब उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्शन थ्योरी, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। एक्शन रेगुलेशन थ्योरी क्या बोलती है, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी क्या बोलती है, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी क्या बोलती है कि ये बोलती है कि भाई परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस, एंटरप्रेन्योर की परफॉर्मेंस, मतलब एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस उसके एक्शन पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कहाँ आ रही है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मैं इसे बुक बना के छोड़ देता, ठीक है, तो मेरी, अगर मैंने कुछ एक्शन ना लिया होता तो मेरी परफॉर्मेंस दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन देयर एक्शन, ये लाइन याद रखो, द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन एक्शन, ठीक है। इसका नाम है एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। कि आप जो जो तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है कहाँ दिखेगी, एक्शन में दिखेगी। सिंपल पॉइंट याद कर लो, ठीक है। इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है दैट looks at how individual achieve their goals through the process of action and regulation। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ये क्या है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, माइंड की थ्योरी है। सिंपल से इतनी चीज़ों को याद रखो कि कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। कोई फॉर एग्जाम्पल सीएमए फाइनल में हो, कैसे तुम सीएमए बनोगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे एक्शंस पे और तुम्हारे रेगुलेशंस पे। एक्शन बोले तो तुम पढ़ाई करोगे, रेगुलेशन बोले तो तुम्हारा टाइम टेबल, तुम किस तरीके से अपने आप को टाइम टेबल में फिट करते हो, तुम किस तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। एक्शन का मतलब पढ़ाई करना और रेगुलेशन का मतलब भाई प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना, प्रॉपर स्ट्रेटजीज लगाना, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये 2 लाइन तुमको याद रखनी इस थ्योरी के अंदर। और तीसरी लाइन में क्या है, द थ्योरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन एंड वर्कफ्लो एनालिसिस। ये भी चलो याद कर लो, चलो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी लाइन भी, ये थ्योरी पर्टिकुलरली यूजफुल रहती है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब एक व्यक्ति की सोच, बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आप इस चीज़ कैसे पता करोगे कि मैं बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ, वो आपको पता पड़ेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन और मेरा वर्क फ्लो एनालिसिस। लेट से कि मेरे पास 5 एम्प्लॉइज़ हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजमेंट वाला बंदा है जो कि ऑर्डर डिस्पैच करने का काम करता है सिर्फ, तो ऑर्डर जैसे ही आया तो वो डिस्पैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा काम मैंने दिया हुआ है भाई कि भाई हमारा जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। इस टाइप से मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ है। तो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरीके से अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहा है, किस तरीके से तुम्हारा फ्लो जा रहा है, किस तरीके से तुम लोगों से काम करा रहे हो, और तुम्हारी एंटरप्रेन्योर तुम्हारी क्या बोलते, तुम्हारा बिजनेस किस टाइप से काम कर रहा है। तो इस चीज़ को भी याद रख लो कि भैया ये थ्योरी इस पर्टिकुलरली यूजफुल रहती है फॉर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन कैसी है और वर्क फ्लो एनालिसिस कैसा है। दिस थ्योरी इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड वर्क फ्लो एनालिसिस। सिंपल। उसके बाद अपना एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन अपने को लर्न करना है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पर। जितने भी स्टार मार्क करूँगा मैं, जितने भी क्वेश्चन पे स्टार मार्क करने वाला हूँ, वो अपने को लर्न करना है एग्जाम डे पर भी और आज भी, ठीक है। तुम्हारा पर डे का होमवर्क है, मैं नहीं बताऊँगा, बस इम्प्लाइड है, समझना इम्प्लाइड है, ये मैंडेटरी है। और भाई करना है, क्या करना है,
तुम जितने भी क्वेश्चन याद करोगे, जितने भी क्वेश्चन पर मैं स्टार मार्क कराने वाला हूँ, वो तुमको पर डे लिख लिख के भेजना है मेरे को, व्हाट्सएप पे लिख देना। तुम क्या करना, पेज पे लिख लेना कीवर्ड कीवर्ड, और व्हाट्सएप पे क्लिक करके मेरे को पर डे भेजते जाओ, ताकि मुझे भी पता पड़े कि हाँ भाई तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो। और जहाँ भी गलती होगी वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको इस तरीके से लिखना है, ये कीवर्ड ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। टेंशन क्यों लेते हो, है ना। चलो अब अपन आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर नीड मोर सपोर्ट फॉर्म फ्रॉम विच नेटवर्क। देखो एंटरप्रेन्योर को, मतलब एक व्यक्ति को अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए। कौन सा सपोर्ट चाहिए, एक चाहिए मोरल सपोर्ट चाहिए, एक चाहिए प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए। मोरल सपोर्ट का मतलब होता है, लेट से मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया लेकिन वो चल नहीं रहा है। अगर मेरा स्टार्टअप नहीं चल रहा है तो स्टार्टिंग में नहीं चलता है, कोई भी चीज़ होती है ना स्टार्टिंग में, अगर तुम लॉन्च करते हो तो वो नहीं चलता है, धीरे धीरे ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो फेस होता है वहाँ पे अपन क्या होता है, डेवलपमेंट फेस में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं बिजनेस से, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को। तो वहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, तो उस टाइम पे आपको चाहिए मोरल सपोर्ट कि हाँ भाई कर लेंगे, हो जाएगा। कोई आपके पीछे खड़ा है, आपकी फैमिली मेंबर, आपका फ्रेंड, आपका वाइफ, आपका कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह भी होगी, ठीक है, जो भी खड़ा हुआ है वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि हाँ भाई कर लेगा, हो जाएगा, एक बार फेल हुआ, चल अगली बार कर लेगा, चल अगली बार कर लेगा, चल अगली बार कर लेगा, इस टाइप से। तो ये बोला गया भाई कि एंटरप्रेन्योर को कौन से नेटवर्क से सपोर्ट चाहिए, किस नेटवर्क से सपोर्ट चाहिए। तो उसने बोला, आंसर में बोला भैया अपने को पहले मोरल सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट नेटवर्क, मोरल सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो मोरल सपोर्ट नेटवर्क, और दूसरा है भाई प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क। प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क का मतलब होता है जो प्रोफेशनल है। लेट से मैं छोटा स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ टीचिंग का, तो जो बड़े टीचर्स हैं एक बार उनसे जाके कांटेक्ट कर लो, वो प्रोफेशनल है, वो बताएंगे क्या क्या फेलियर्स आएंगे, क्या दिक्कत आएंगी, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या रोड मैप हो सकता है। तो प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए उनसे जो इस बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं, तो उनसे अपने को नॉलेज मिलेगी, उनसे अपने को बहुत सारी 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 चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। तो अब इसके अंदर का क्या कंटेंट अपने को रटना है। पहली चीज है मोरल सपोर्ट नेटवर्क, याद करो, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, मोरल सपोर्ट नेटवर्क, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, मोरल सपोर्ट नेटवर्क, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क। फिर उसके अंदर पॉइंट लिखना है, 2 लिख दो, ठीक है। इंडिविजुअल गिव्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू एन एंटरप्रेन्योर हु आर इनएक्सपीरियंस और फेसिंग प्रॉब्लम टू रन देयर बिजनेस। कोई भी इंडिविजुअल है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा, मतलब अपने को मोटिवेट करेगा, अपने को समझाएगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब इंडिविजुअल कौन हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा किसको, एंटरप्रेन्योर को देगा जो कि इनएक्सपीरियंस है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिजनेस को रन करने में। सिंपल लाइन थी, बहुत सिंपल थी, ना भी पढ़ा था तो समझ जाते तुम। दूसरी चीज है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश अ मोरल सपोर्ट नेटवर्क ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अ चीयरिंग स्क्वाड। क्या बोला गया है, एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के होंगे चीयरिंग स्क्वाड है, उसको मोटिवेट करने में आगे बढ़ाएंगे। 2 पॉइंट याद रखो, ठीक है भाई। चीयरिंग स्क्वाड प्लेस अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड लोनली टाइम दैट अकर थ्रू आउट द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो अकेले आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में इतना कुछ, अगर वो डिमोटिवेटेड है, मन नहीं लग रहा, तो एक जो हमारा चीयरिंग स्क्वाड है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स, वो मनोरंजन करते रहते हैं, टाइम पास हमारा कराते रहते हैं, जिससे अपने को डिमोटिवेशन ना आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 3 लाइन अपने को याद करनी है, ठीक है भाई। अब चौथी ये वाली करनी है भाई, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क। इसमें क्या बोला गया है, स्पीड फास्ट लग रही हो तो स्लो करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। स्लो लग रही है तो आप फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम तुमको लेक्चर्स में दिख रही है तो मेरे को तुरंत बता देना, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके, है ना। बार बार मेरे को सुनते मत रहना उन प्रॉब्लम्स के साथ, लाइक वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वीडियो हमारी लैग कर रही है तो वो सब चीज़ें मेरे को बताते चलना, ठीक है। चलो, एंटरप्रेन्योर नीड्स एडवाइस एंड काउंसिल थ्रू आउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेंचर। कोई भी बिजनेस स्टार्ट अगर आप तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, कोई भी बिजनेस अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको भाई काउंसलिंग चाहिए, तुमको समझना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति से कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, वो नॉर्मल सी बात मैंने आपको बता दी। एडवाइस चाहिए और काउंसिल चाहिए, किससे, प्रोफेशनल से चाहिए। एक लाइन याद रखो। दूसरी लाइन याद रखो, एडवाइस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मेंटर, बिजनेस एसोसिएट्स और ट्रेड एसोसिएशन। सिंपल, आप मेंटर से बात कर सकते हो, आपके बिजनेस एसोसिएशन से बात कर सकते हो, या फिर ट्रेड एसोसिएशन से आप बात कर सकते हो। बिजनेस एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे तुम एक पूरे एरिया में बैठे हुए हो, लेट से मैं इंदौर में बैठा हूँ, तो यहाँ पे एक बिजनेस एसोसिएशन होगा, जितने भी व्यापारी लोग हैं, व्यापारी बोले बिजनेसमैन से, वो आपस में एक एसोसिएशन बनाएंगे। एसोसिएशन का मतलब आ ग्रुप ऑफ पीपल
नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं। एक कोई प्रोग्राम करते हैं, लेट से कोई मीटिंग रख ली भाई, 1 जनवरी को मस्त खाना पीना होगा, तो सब बिजनेसमैन आपस में मिल रहे हैं, अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड एसोसिएशन भी ऐसा ही होता है, तो आप इनसे अपनी हेल्प ले सकते हो। अभी स्टार्टअप के लिए बहुत सारे एसोसिएशन चलते हैं, बहुत सारे स्टार्टिंग जो करते हैं अपने स्टार्टअप वाले जो बंदे होते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह, मीटिंग वीटिंग करते हैं, वो बहुत सारी एसोसिएशन चलती हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ अपने को याद रखना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैं स्टार मार्क कराने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार मार्क कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना। क्वेश्चन की जगह ये जो नीचे लिखा हुआ ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जगह ये लिखना, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये क्वेश्चन डाल देना, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको काट के ये क्वेश्चन डालना, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चले भाई, चलो ये क्वेश्चन डाल देना इस क्वेश्चन की जगह के साथ डाल देंगे। तो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होंगे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। साइकोलॉजिकल ट्रेट मतलब वो किस माइंडसेट से क्या चीज सोचता होगा, क्या माइंडसेट होगा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। ये जो सारी चीजें मोटिवेशन 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 से ही भरी पड़ी है ना। चलो, तो इसके अंदर क्या है, 13 सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, जिसमें से तुम 9-10 भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैंने निमोनिक वगैरह बना दिया है। तो पहला है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो तुमको सारे दिख जाएगी। 13 है, इसमें से 8-9 तुम याद कर लेना। तो पहला साइकोलॉजिकल ट्रेट क्या होगा, पहला होगा भाई ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट। बड़ा सोचो यार, बड़ा सोचो, छोटे छोटे एफर्ट्स में तुम बड़ा सोचो। हमारी मेहनत कम लगे और हम बड़ा सोचे, ठीक है। अपने को बड़ा सोचना है, सिंपल सा मैटर। दूसरी चीज़ है भाई डेलीगेट द वर्क टू अदर्स। पहले मैं सारे रीड करा रहा हूँ, फिर अपन निमोनिक वगैरह बना हुआ है 7-8-9 मैं तुम्हें याद करा दूंगा। डेलीगेट द वर्क टू अदर्स। देखो सारे काम हम नहीं कर सकते, लेट से मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं पहले पढ़ूंगा सब कुछ, उसके बाद मैं तुमको लेक्चर डिलीवर करूंगा, फिर उसका वीडियो एडिटिंग हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है भाई, यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा रहा है, या फिर हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जा रहा है, उस पर थंबनेल लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ड्यूरिंग दी प्रोसेस सारे काम अगर मैं करूँगा तो मैं लेक्चर बना ही नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा सेकंड लेक्चर डिलीवर करने में। आज ये एक लेक्चर बना रहा हूँ, कल मतलब 3-4 दिन लग जाएगा नेक्स्ट लेक्चर को बनाने में। ऐसा ही हमारे बिजनेस में होता है कि स्टार्टिंग में भी अगर अपन सारे काम करना स्टार्ट कर दें तो अपन जो हमारा मेन काम है, उस मेन हमारी जो एक्सपर्टीज है उस पर अपन फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोला गया है डेलीगेट द वर्क टू अदर्स, दूसरों को भी काम दो, अपने एम्प्लॉयज को काम दो, अपने अंडर में एम्प्लॉयज लगाओ। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सेट हाई स्टैंडर्ड गोल एंड डिलीवर। हाई स्टैंडर्ड रखना है अपने को, ड्रीम बिग मतलब बड़ा तो सोचो, ऐसा नहीं तुम बहुत छोटा सोच रहे हो, सोचना भी बड़ा है, अपने गोल्स भी बहुत हाई रखना है, अपने टारगेट्स हाई रखना है, ठीक है भाई। अब इसका एग्जांपल लेता हूँ, ड्रीम बिग का मतलब हो गया कि मुझे सीएमए बनना है, मुझे सीएमए बनना है, ये मेरा ड्रीम है। लेकिन गोल का, हाई गोल का मतलब हो गया मुझे AIR1 लाना है, सीएमए इंटर में, सीएमए फाइनल में, ये होगा मेरा गोल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस तुमको समझ आया। तीसरी चीज़ है भाई, सॉरी तीसरी चीज़ नहीं, चौथी चीज़ है, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच। तुमको चीज़ों का प्रैक्टिकल अप्रोच लेना होगा, हवा हवा में बात नहीं करना होगा। तुम अगर बोलो कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 महीने में मैं 1 करोड़ की सेल कर दूंगा, जैसे अपना वो आता था शार्क टैंक, भाई मैंने दो महीने में 1 करोड़ की सेल अचीव कर ली, अब आने वाले साल में 10 करोड़ की, आने वाले 2 महीने में 10 करोड़ की सेल अचीव करने वाला हूँ। तो ऐसे हवा हवा में काम मत करो, प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करो। मार्केट में देखो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, तुम्हारी जो सर्विस है, उसकी नीड क्या है, किस तरीके से तुम ले जा सकते हो। मैप इट आउट, मैप इट आउट का मतलब चीज़ों को फिगर आउट करो, ब्लूप्रिंट लगा निकालो, अपना जो प्रोजेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट निकालो, कितने मंथ में कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे हम मार्केटिंग करेंगे, कैसे चीज़ों को सेल करेंगे, कितने एम्प्लॉयज लग रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है ट्रीट एंड रेज योर बिजनेस लाइक अ चाइल्ड। देखो यहाँ पे अपना निर्मा वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रीट एंड रेज योर बिजनेस लाइक अ चाइल्ड। अपना जो बिजनेस है उसको बच्चे के जैसा समझो। कैसे समझो, बच्चे के जैसा कैसे समझो, जब बच्चा छोटा होता है ना उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। जैसे भाई छोटा सा बच्चा होता है, इत्तू सा होता है, इत्तू सा 0 मंथ का, उस पर पूरा फोकस रहता है भाई, उसको चोट भी ना लगे, गिरे ना, भूख लगे तो कुछ खिला दो तुरंत। जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, 27, 28, 29, 30 साल तक का होता है, तो बच्चे को क्या छोड़ दिया जाता है कि भाई अब तो अपना काम धंधा कर, ठीक है। तो ऐसा ही अपने बिजनेस को ट्रीट करना है लाइक अ चाइल्ड। जब आप स्टार्टिंग करते हो, इनिशियल स्टेज पे होते हो, तो पूरा फोकस डालो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, 10 साल 15 साल हो गया, तो आप उसको छोड़ दो। जैसे निरमा के केस में हुआ, निरमा ने क्या किया, निरमा कंपनी ने क्या किया, हमारे पटेल जी ने क्या किया, स्टार्टिंग में निरमा पे पूरा फोकस डाला, 20 साल 30 साल 35 साल उन्होंने निरमा चलाया। जब उनको दिखाया यार मार्केट में गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, निरमा के प्रोडक्ट पे कम फोकस किया,
डाइवर्सिफाई कर लिया अपने बिजनेस को, सिंपल। उन्होंने वही चीज़ कहा है कि भाई जब तुम्हें लगे कि तुमको बिजनेस छोड़ना है तो छोड़ देना उसको, सिंपल है। उसको बिल्कुल चिपका के मत रखना अपने जिगर पे टुकड़े के जैसा कि भाई अब बिजनेस में मतलब 35-40 साल हो गए लेकिन हम इसको रन कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा, ना चल रहा है, तो फिर भाई बेच देना, ठीक है। इस टाइप से बिजनेसमैन सोचता है, ये अप्रोच अपने को लेके जाना होगा। फिर 7th पॉइंट क्या दे रखा हुआ है, फियर इक्वल डाउनफॉल। क्या दे रखा हुआ है, जब भी तुम डर लगे, डर लगे तो लगने देना, बैकेट पे पीछे मत आना, डर लग रहा है लगने देना लेकिन रुकना मत, आगे बढ़ते जाना, ठीक है। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड इज योर एटीट्यूड। तुम्हारा जो ग्रेटिट्यूड है, तुम्हारा जो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हम्बल होना चाहिए तुम्हारे अंदर। जैसे तुम कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, बिल्कुल हम्बल रहो लोगों से बात करने के लिए। जैसे मैं हूँ, तुम लोग मेरे से बात करते हो, बहुत प्यार से बात करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास 100 फ़ोन आ रहा है रोज के, तो हाँ ठीक है हेलो हाँ ऐसा रख दो फ़ोन, या फिर साइलेंट करके फेंक दूँ। हाँ रिस्पॉन्ड करता हूँ, सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं, तो ठीक है। जब तुम अच्छे लेवल पे आते हो तो हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, बिल्कुल ग्राउंडेड, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना, जैसे ठीक है सब लोग रहते हैं। ऐसा एटीट्यूड में मत घूमना कि मैं ये कंपनी चला रहा हूँ, मैं एक सीए में बन गया, यो मैन ब्रो, मैं किसी से बात नहीं करेगा अपने आसपास के लोगों से, ऐसा काम नहीं करना है अपने को, ठीक है। गेट इन्वेस्टर्स, भाई इन्वेस्टर ढूंढो। हम मैं तुमको डायरेक्टली याद करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। नेवर लूज कंपोजर, क्या बोला गया, कीप काम। अपने बिजनेस में क्या है भाई, एंगर मत रखो, शांति से काम करो, आराम से, हैव फन, एंजॉय भी करो भाई। जैसे तुम सीएमए कर रहे हो, एंजॉय करो अपनी जर्नी को। ऐसा नहीं भाई मर मर के जीवन को जी रहे हो कि भाई सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई करो यार, एग्जाम टाइम पे खूब आराम से पढ़ाई करो, दम से पढ़ाई करो, लेकिन 1 घंटा पर डे अपने लिए भी निकालो, अपने लिए निकालो कि भाई तुम्हारा जो पैशन है, तुम्हारी जो हॉबी है, उसको प्ले करो, मजा करो भी, लाइफ में मजा भी करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, सिंपल। फिर फेल एवरीडे, तुम जिस दिन गिर रहे हो टेंशन मत करो, अगर गिर गए हो उठना भी सीखो। तुम जितनी बार फेल हो रहे हो, जितनी बार अनसक्सेसफुल हो रहे हो, होते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लर्निंग मिलेगा, उठना सीखो, आगे बढ़ना भी सीखो, ठीक है। स्टे क्रिएटिव, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो। लाइक तुम्हारे अंदर क्या होता है कि ड्राइंग करो, म्यूजिक करो, रीडिंग करो, वॉकिंग करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। बात समझना, कुछ नया आइडिया अगर क्रिएट करना है तो तुम क्या होता है, दिमाग लगाओ चीज़ों में, तो स्टे क्रिएटिव, हमेशा क्रिएटिव रहो। तो ये 13 पॉइंट्स थे। 13 पॉइंट्स में से बोले तो 13 पॉइंट्स थे। इन 13 पॉइंट्स में से अपने को क्या करना है भाई लोग, अपने को 7 8 9 पॉइंट्स याद करना है। तो मैं किस टाइप से करा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ। कहाँ से करा रहा हूँ मैं, यहाँ से। सबसे पहली चीज़ है बड़ा सोचो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ड्रीम बिग। तुम 12th क्लास में थे, क्या सोचते थे, सीएमए बनना है, सीएमए बनना है, सीएमए बनना है, तो बोला ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। तो ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट। अब अंदर का तुम अपने हिसाब से एक एक लाइन लिख लेना, मैंने तुमको हिंदी में समझा दिया, बहुत सिंपल लाइन है। तुम एक एक लाइन लिख देना इसके अंदर से। इफ यू ड्रीम टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इट डजेंट मैटर what resource you have, just dream big and gather your resources accordingly। सिंपल सा है, सिंपल सा। तो यहाँ से एक लाइन ये लिख देना तुम, ठीक है। इट डजेंट मैटर what resources you have, just ड्रीम बिग एंड गैदर योर रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। सिंपल सा मैटर है, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, ठीक है। पहली लाइन, पहला क्या आपने को याद रखना है, ड्रीम बिग। तो ये कीवर्ड तुम जरूर, ये जो कीवर्ड है जरूर याद रखना अपने पास, ठीक है। लिख लो अपने साइड में कीवर्ड ड्रीम बिग। फिर दूसरी चीज़ है भाई, अपने को थर्ड वाला पॉइंट याद रखना है, गोल्स। अपने गोल्स पहले तो क्या देखो भाई, ड्रीम बिग, सबसे पहले बड़ा सोचो, सोच लिया, बहुत बड़ा सोचा, फिर अपने को गोल सेट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, गोल सेट करना है। तो यहाँ पे लिखो सेट हाई स्टैंडर्ड गोल्स एंड डिलीवर। अपने को हाई गोल सेट भी करना है और उसको डिलीवर भी करना है। अगर तुमने सोचा है कि AIR 1 लाना है तो बेटा AIR लाने की पूरी पूरी कोशिश करना, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे याद होगा। तीसरा पॉइंट है भाई, अब तुम सोच रहे हो, प्रैक्टिकली भी करो भाई। तुम्हारे AIR 1 सोचने से नहीं आने वाली है, AIR 1 सोचने से नहीं आने वाली है, प्रैक्टिकली तुमको उस पर काम करना होगा। पढ़ना स्टार्ट करो ढोकला। तुम बुक्स को टाइम दोगे, बुक तुमको नॉलेज देगी, लेकिन तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मुझे बुक पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो गोल बनाओ, गोल को प्रैक्टिकली काम करो उस गोल के ऊपर। तो हमारे फोर्थ वाला पॉइंट है, टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच अपने को लेना होगा बिजनेस से रिलेटेड। येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स अपने को याद करना है। 3 पॉइंट्स याद करना है, अंदर का बहुत आसान है, समझा दिया, एज इट इज चेप देना, एक एक लाइन अंदर की चेप देना, ठीक है भाई। चौथा क्या भाई, प्रैक्टिकली तुम जो काम करने जा रहे हो उसको मैप करो। मैप बोले तो आप, तुम पढ़ाई करने स्टार्ट करो, टाइम टेबल बनाओ, कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितने आवर्स पढ़ोगे, कब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मैप बनाओ, अपना ब्लू प्रिंट करो, ब्लू प्रिंट बनाओ, मैप इट आउट बिफोर मेकिंग एनी बिग इन्वेस्टमेंट। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैप आउट द प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट एंड कवर एवरी पॉसिबल पॉइंट विद इन द स्ट्रेटेजी। मतलब क्या बोला गया है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो ब्लूप्रिंट बना लो भाई।
कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने साल में हम इन्वेस्टमेंट से वापस लेंगे, कितना मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट जा रहा है, कितना मेरे एम्प्लॉयज का एक्सपेंडिचर जा रहा है, वर्किंग कैपिटल कितनी लगने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद है भाई डरना मना है, डरना मना है। रुको रुको, डरना माने से पहले 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 सुनो, मैप 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 बना लो, ब्लूप्रिंट बना लो। ठीक है, उसके बाद तुम इन्वेस्टर पे आ जाओ, मैप बना लो कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ये वाला पॉइंट है ना, ये मैप इट आउट, इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है ये देख लो। फिर अब इन्वेस्टर ढूंढ लो, क्या ढूंढ लो भाई, इन्वेस्टर, गेट इन्वेस्टर, ये वाला पॉइंट तुमको याद हो जाएगा। मैप बना लो, उसके बाद तुमको इन्वेस्टर ढूंढना है। ठीक है, ये दे रखा हुआ है ना, ये रख मैप, बोलो तो ब्लूप्रिंट बना लो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो कितनी लगेगी, फिर इन्वेस्टर ढूंढो, या ये वाला पॉइंट याद रखना है। उसके बाद भाई गेट इन्वेस्टर्स, तो अपने को अंदर की एक लाइन लिखना है, ऑलवेज फाइंड इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू वर्क विथ यू एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सिंपल है। ठीक है, ये 5 के बाद 6 वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला 4th वाला पॉइंट, ये 5th वाला पॉइंट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चलो ठीक है, फिर हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या है भाई, डरना मना है। डरना मना है, डरना मना है मतलब फियर इक्वल्स फॉल डाउन। जितना तुम डरोगे तुम उतना बैक एंड पे डरोगे तो उतना नीचे खिसकते जाओगे। तुम क्या सोचते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या सोचते हैं आजकल कि भाई अगर मैं फेल हो गया एग्जाम में तो क्या होगा। अबे तुम एग्जाम में जाओ तो सही साला, पेपर तो अटेंड करो, फेल हो गए देखेंगे, लेकिन तुम जा ही नहीं रहे हो। इसको बोलते हैं फियर इक्वल्स डाउनफॉल। तुम अगर सोचते हो, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम निश्चित गिरोगे। तुम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, वहां तुम नेगेटिव अप्रोच रखते हो कि भाई मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, तो गिर जाऊंगा तो लग जाएगी, तो अबे तुम साले फिर गिरोगे ही, तुमको लगेगी। साला सोचो ऊपर चढ़ना है ऊपर चढ़ना है ऊपर चढ़ना, चढ़ जाओगे, टेंशन नहीं है ना। तो वो चीज़ है फियर, फियर इक्वल फेल डाउन। फियर हमेशा हमको गिराता है, तो इसके अंदर एक लाइन ये पूरा लिख देना। ठीक है, फियर के साथ अपने को कौन सी लाइन अटैच करनी है, फियर के बाद एक और लाइन आएगी हमारी, वो ये होगी ये वाली, नेवर लूज कंपोजर। नेवर लूज कंपोजर मतलब कि तुमको डर लग रहा है, डर से रिलेटेड एक और पॉइंट अपन ने डरना मना है, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया कि भैया नेवर लूज कंपोजर। क्या बोला गया, कीप काम, बिजनेस एंड एंगर आर लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नेवर मिक्स देम। हमेशा कभी बिजनेस स्टार्ट करो तो गुस्से में चीज़ों को लेके मत कोई भी डिसीजन लेना कि भाई तुम बहुत गुस्से में थे, किसी के ऊपर तुमने चिल्ला दिया, अपने कस्टमर्स के ऊपर चिल्ला दिया तुमने। सेल्स पर्सन होते हैं ना, सेल्स पर्सन जो कोई भी चीज़ बेचते हैं, बस में कोई भी आइटम बेच रहा है या फिर तुम्हारे शॉप वगैरह कुछ भी चीज़ बेचता है, तुम कितना भी चिल्ला देना, वो तुम पे नहीं चिल्लाएंगे। उनके अंदर एक स्ट्रैटेजी होती है, भाई चिल्लाओ मत, गुस्से में कभी कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया भैया, नेवर लूज कंपोजर, जब कीप काम, बिजनेस में हमेशा शांति रख के काम करना है। ठीक है, सिंपल है। डरना मना है, डरना मना है 2 बार हो गया अपना, शांति से काम करना। फिर है मजे करो मजे करो मजे करो, हैव फन, एंजॉय योर वर्क एंड डोंट ट्रीट इट एज अ बर्डन, डोंट ट्रीट इट एज अ बर्डन। मजे करो, फन भी करना है, जो आप काम कर रहे हो, जैसे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ फील दो, भाई मजे करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा हूँ, भाई तुमको कितना मोटिवेशन मिल रहा होगा, मैं तुमको इधर उधर का ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप से तुमको फन मजे भी करना है। उसके बाद है भाई तुमने कर लिए मजे, 8 पॉइंट याद करा दिए। फिर लास्ट भाई क्रिएटिव रहो, मजे करो क्रिएटिव रहो, मतलब ड्राइंग, म्यूजिक, रीडिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये काम भी करते रहो जिसमें तुमको मज़ा भी आना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में नए नए थॉट्स कैसे आएंगे, जब तुम अपनी हॉबी को परफॉर्म करोगे या फिर जब तुम शांति से बैठ रहोगे, कुछ में दिमाग लगा रहे हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें आएंगी। तो इसलिए क्या बोला भाई, स्टे क्रिएटिव। ऐसे करके मैंने 9 पॉइंट्स तुमको याद कराए हैं, एक एक लाइन इसके अंदर की तुमको लिखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो ये चीज़ 9 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं, इसके कीवर्ड भी मैंने साइड में बना दिए। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये एमसीक्यू वगैरह के लिए लर्न जरूर करना, व्हाट आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। या फिर एक काम करना, सुनो ये 2 क्वेश्चंस याद रखना, ये वाला भी रखना ये वाला भी रखना, ये एक बना के रख सकते 7 मार्क्स के अंदर। क्या 7 मार्क्स में, क्या बोला मैं, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये पूछ सकते हैं। या फिर व्हाट आर द लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, इन दोनों नाम से पूछ सकते हैं। तो 7 मार्क का एक अच्छा खासा क्वेश्चन ये बना सकते हैं। तो तुम कंफ्यूज ना हो, तो तुम चाहो तो ये पूरे के पूरे पॉइंट लिख देना, आसान है, याद करा दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के, पीईटी, ये कीवर्ड याद रखो, पीईटी, पैशन फॉर देयर बिजनेस। एक नॉर्मल सिंपल प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा किसी भी एंटरप्रेन्योर का, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का, पैशन होता है उसके लिए, पैशन 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 पैशन, बिजनेस के लिए क्या होगा, पैशनेट होगा, काम करने के लिए पैशन होगा उसके अंदर। फिर प्रोडक्ट होगा या फिर कस्टमर पर फोकस होगा, उस
किस पे फोकस करेगा, प्रोडक्ट पर फोकस करेगा या फिर कस्टमर पर फोकस करेगा कि मेरा कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो। फिर ई से होगा एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कन्वर्ट आइडिया और प्लान इनटू एक्शन। ये अंदर की लाइन तो सिर्फ याद मत करना, सिर्फ रीड करने के लिए मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ रीड करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए कि भाई एबिलिटी टू कन्वर्ट एक्शन प्लान या फिर आइडिया इनटू, सॉरी, एबिलिटी टू कन्वर्ट प्लान और आइडिया इनटू एक्शन। भाई जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करने का आइडिया मेरे अंदर आया हो, उसको मैं एक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखो। फिर टी है टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, इसका मतलब क्या निकलता भैया, टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर का मतलब निकलता भाई डटे रहना, तुम बार बार फेल हो रहे हो तो क्या भाई, डटे रहना, हिम्मत मत हारना, काम करते रहना। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है। चलो ठीक है, ये चीज़ आप पीईटी के नाम से याद रखो। पीईटी, पी से पैशन फॉर देयर बिजनेस, फिर पी से प्रोडक्ट या फिर कस्टमर्स फोकस, फिर ई से एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस, फिर टी से होगा मेरा टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा किसी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का। अबे सर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या, कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कि भाई यहाँ पे कंपनी, एक एंटरप्रेन्योर है जो कंपनी चलाना चाह रहा है, कंपनी चलाना चाह रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़ा ग्रुप को लेके आगे बढ़ने वाला है, कम से कम 50 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय, या फिर मतलब ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करने वाला है। सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि एक बंदा है, कंपनी स्टार्ट कर रहा है, कंपनी चलाना चाह रहा है, अच्छे लेवल पे जाने वाला है, तो उसके अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो 7 लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या होगा, पहले कीवर्ड पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें चीज़ें याद हो जाएगी। तो पहला होगा भाई, सबसे पहले अगर मैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ, मैं कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास विजन होना चाहिए। मेरा विजन होना चाहिए कि मैं भाई 10 साल बाद इस लेवल पे पहुंचना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं, मेरा विजन है, मेरा विजन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है मेरा विजन है, तो अब उसको आसपास अपन सर्च वगैरह करेंगे, तो उसका एक बार इन्वायरमेंट चेक करो, आसपास का जो इन्वायरमेंट है कि भाई जिस मार्केट में उतरना है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे चलता है मार्केट, कैसे रन होता है, कहाँ से अपन परचेस कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं, क्या कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ठीक है भाई, एनवायरनमेंट देखा, फिर अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया। ये कीवर्ड है, बात समझो मेरे भाई, ये कीवर्ड है, तो अपने को याद करो, याद कर लेना, इस कीवर्ड को लिख भी लेना साइड में, तुम अपनी बुक में लिखते चलो पेंसिल से, जिससे अपने को मेन कंटेंट याद होता जाएगा। पहले विजन बनाओ, फिर इन्वायरमेंट चेक करो कि कैसा होगा, किस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन ने कंपनी डाल ली, ठीक है, कंपनी डाल ली, उसके बाद उसका मैनेजमेंट करेंगे अपन, ठीक है, उसको अपन मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर क्या था भाई, टीम वर्क होगा। मैनेजमेंट काम कर रहा है अपना, 100 एम्प्लॉय या 50 एम्प्लॉय, क्या कर रहे हैं, टीम वर्क है, वो टीम वर्क करेंगे। टीम वर्क क्या करेगी टीम, डिस्कशन करेगी आपस में, डिस्कशन करेगी, डिस्कशन करेगी, और क्या करेगी, सपोर्ट करेगी एक दूसरे को, क्या करेगी, सपोर्ट करेगी एक दूसरे को। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा तुमको प्रॉपर, बरोबर है ना। तो हमारी जो टीम है, हमारी जो टीम है क्या कर रही है, पहले पहले एक मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट में क्या होगा, टीम वर्क होगा। टीम क्या करेगी, डिस्कशन करेगी बहुत सारे, फिर उसके बाद सपोर्ट करेगी एक दूसरे को, फिर लास्ट में भैया परसिस्ट, काम करते रहेगी करते रहेगी करते रहेगी। तो ये अपने कीवर्ड थे। तो सबसे पहला कीवर्ड है विजनरी एंड फ्लेक्सिबल। क्या होगा, एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, विजन होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विजन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, विजनरी एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिंपल, विजन होना चाहिए सोचने के तरीके, ठीक है। और फ्लेक्सिबल कैसे होना चाहिए भाई, एक चीज काम नहीं करी तो अपन दूसरे पे काम करो, ऐसा नहीं है। जो विजन बनाया है उसको अचीव करने के लिए एक मेथड लगाया, लेट से ये एक चीज लगाई, वो काम नहीं करे, दूसरी चीज लगा दो, तो अपन अपने को विजन अचीव करना ही है। तो क्या बोला, विजनरी एंड फ्लेक्सिबल। दूसरी चीज है अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को समझो, ये मैंने दूसरा कीवर्ड लिखा हुआ है। फिर तीसरा है भाई मैनेजमेंट, क्रिएट मैनेजमेंट ऑप्शन, क्रिएट्स मैनेजमेंट ऑप्शन, अच्छा खासा मैनेजमेंट बनाओ। फिर भैया एनकरेज करो टीम वर्क, टीम को मोटिवेट करो कि भाई काम करो काम करो काम करो। फिर चौथी चीज़ है भैया एनकरेज करो ओपन डिस्कशन। हमारी जो टीम है, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई समस्या आ रही, कुछ नया आइडिया अगर हमारी टीम हमको देना चाह रही है तो एनकरेज करो ओपन डिस्कशन। तुम्हारा तुम्हारी टीम के साथ अच्छा खासा बॉन्डिंग होना चाहिए, अच्छी खासी तुम्हारी ओपन डिस्कशन होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोअर मैनेजमेंट या फिर जो हमारा मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज अपने को देता है, क्योंकि कस्टमर से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट हो गया, या फिर जो सेल्स पर्सन है ना, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं कस्टमर के, तो वो हमसे ज़्यादा एक्चुअली में वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और हम उस प्रॉब्लम पे सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम पे हम वर्क कर सकते हैं। फिर जाएगा हमारा सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है, बिल्ड अप कोएलिशन
ऑफ सपोर्टर्स, मतलब कि एक संघ बनाओ, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, आसपास के जो लोग हैं या फिर हमारी जो टीम में सपोर्ट करने वाले हैं उनको इकट्ठा करो। कोलिशन का मतलब होता है संघ बनाना, इकट्ठा करना लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करो जो हमारे सपोर्ट करने वाले हैं, उनसे अपने को हेल्दी डिस्कशंस करना, जो अपने को सपोर्ट करेंगे, जो हमको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लास्ट में परसिस्ट, लगे रहना अपने बिजनेस में, लगे रहना अपने बिजनेस में, ये लिखा हुआ है परसिस्ट, लगे रहो, डटे रहो। जैसे तुम सीएमए फाइनल में हो ना, यहाँ तक आ गए ना मेरे दोस्त, लगे रहो, डटे रहो, निकाल दोगे तुम एक ना एक दिन। ठीक है भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं? ये 2 क्वेश्चन और मैंने याद करा दिए। ठीक है भाई, अब लेक्चर के बारे में बता देता हूँ तुमको थोड़ी सी चीज़ें। 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, थोड़ा बहुत और मैं अभी यहाँ पे आगे अपन आगे पढ़ेंगे, तुमको ड्यूरेशन दिख जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चंस मेरे को याद कराने थे 7 मार्क्स में आने के जो भी चांसेस थे वो मैंने आपको सारे याद कराए हैं विद कीवर्ड के साथ। ऐसा नहीं किया कि भाई तुमसे बोला याद कर लेना, अपने एंड पे कर लेना, मैं तो छोड़ रहा हूँ, नहीं किया, मैंने सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, आगे भी आने वाले लेक्चर्स इसी टाइप से होंगे, तो आराम से पढ़ना, चिल रह के पढ़ना, शांति से पढ़ना, है ना, अच्छे से कंप्लीट करो चीज़ों को। कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है मेरे से डायरेक्टली तुम डिस्कस कर सकते हो। मैं ओपनली, अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा अगर तुम व्हाट्सएप पे आओ, कॉल पे भी आ सकते हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, है ना। अब मुझे चाहिए तुमसे फीडबैक, फीडबैक मेरी बुक का फीडबैक चाहिए मेरे को मेरे लेक्चर्स का फीडबैक चाहिए कि कुछ गलती, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बताओ जिसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, और तुमको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कुछ और अगर अपन इस चीज़ में कुछ और चेंज कर सकते हैं वो चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा क्या गोल है पता, 60+ तुमको दिलाना है यार। एनी हाउ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 60+ दिलाना है। अगर मैं कहीं पे भी लैग कर रहा हूँ तो मैं उस पर वर्क कर सकूँ, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम लैग कर रहे हो, तुमसे चीज़ें हो नहीं रही है, तुम मेरे को बताओ, अपन हेल्दी डिस्कशन करेंगे, आराम से बातचीत करेंगे अपन, क्योंकि हमारा एक विजन है भाई 60+ लेके आना है। अल्टीमेटली तुम पास हो जाओगे तो मुझे खुशी मिलेगी। पैसा वैसा तो देखो एक सेकेंडरी चीज़ होती है, जब आपके मैसेज आते हैं सर हम पास हो चुके हैं तो वही दिल में बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी मिलती है कि भाई चलो हमारे स्टूडेंट से पास हो गए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो वो चीज़ मुझे चाहिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फीडबैक तुमको देना, बेझिझक मेरे को देना, मेरी बुक से रिलेटेड फीडबैक देना कि कैसी है बुक, कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए वो मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत है वो बताना मेरे को। चलो अब अपन और क्वेश्चंस करते। हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3, 3 क्वेश्चन बचे हैं, कुछ केस स्टडी, तो यहाँ पे अपन निपटाते हैं। चलो आओ फटाफटा। व्हाट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो तुम अगर कंफ्यूज हो कि भाई क्या लिखें, तो सारे पॉइंट्स लिख देना, 4 इसके लिख देना, ठीक है, 7 इसके लिख देना, जितने याद रहे उतने लिख देना, और इसके 3 4 5 पॉइंट इसके लिख देना। तो इससे क्या होगा, तुम्हें मार्क्स नहीं कटेंगे अगर तुम कंफ्यूज हो तो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये पूछने के चांसेस कम है। ठीक है, अगर ये आता है गलती से तो डायरेक्टली इसके 9 पॉइंट लिखना है। अगर ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो ये 4 पॉइंट लिखना है। अगर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो ये 7 पॉइंट लिखना है। लेकिन अगर फिर भी तुम कंफ्यूज हो कि भाई क्या करना है, तो तुम भाई मिक्स कर देना पॉइंट को, टेंशन मत लेना, है ना, लोड नहीं लेना है जीवन में अपने को। और तुम्हें लग रहा है सारे पॉइंट याद है, सारे छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे पॉइंट लिख दिए तो काट देगा, नंबर नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पॉइंट सही है तो नंबर देता है वो। ठीक है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर 5-6 पॉइंट तुम याद कर लेना, आने के बहुत कम चांसेस है। इसमें रखो इंडिपेंडेंस, रिस्क बियरिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस टू फीडबैक, टाइम मैनेजमेंट, इनोवेटर। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस, ये पॉइंट तुम याद कर लेना। सिंपल पॉइंट से कुछ भी नहीं है ना, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द लेडर द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एक्सेंट। क्या बोला गया, ये लेडर भी मैंने बना दिया गया कि कोई भी बंदा स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला है, एंटरप्रेन्योर बनने वाला है, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा। ये छोटा सा मैंने बच्चा बना दे रहा हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला है, तो कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ेगा, कौन कौन से लेडर के स्टेप्स वो आगे आगे चढ़ता चला जाएगा। तो इन्होंने 34 स्टेप्स बता दिए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, कम चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अपनी रिस्क पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन अपनी रिस्क पे मैं छोड़ रहा हूँ। 34 पॉइंट्स हैं, याद करने में भी तुमको मुश्किल होगी। दूसरी चीज़ है, आने के चांसेस बहुत कम है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया गया, बस ऊपर ऊपर से समझाता हूँ कि 34 स्टेप्स में एक व्यक्ति अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। तो 34 पॉइंट्स दे रखे हुए इस टाइप से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से दे रखा है, ये 18 करके 34 पॉइंट से दे रखा हुआ है। देखो 34 पॉइंट दे रखा हुआ है। और हाँ, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने गलती की हुई है। क्या गलती है सर, पॉइंट नंबर 7 लिखा ही नहीं है, यहाँ पे आना था पॉइंट नंबर 7, ये मैंने नहीं छोड़ा है, तुम्हारी इंस्टीट्यूट ने डाला ही नहीं है, ये तुम्हारी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम है, ये 7 नंबर का पॉइंट है ही नहीं, तो मैंने भी नहीं डाला।
ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, एनालाइज योरसेल्फ एंड योर ऑब्जेक्टिव। पहले तुम अपने खुद को समझो, खुद के ऑब्जेक्टिव को समझो। फिर डेट विथ योर सेल्फ और न्यूअर आइडिया, खुद के साथ डेट करो, खुद से बात करो कि हम कैसे नया आइडिया लेके आ सकते हैं। कंसल्ट करो पब्लिकेशन एजेंसीज, डिस्कस विथ इधर उधर के लोगों से डिस्कस करो। डेट योर सेल्फ और डिसीजन लेने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फालतू की चीज़ें दे रखी हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा है कि भाई एक एक स्टेप कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। पहले खुद को समझो, खुद के बारे में समझो, तुम्हारे विजन क्या है, मिशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें दे रखी हुई है। तो ये अपने को ना पढ़ना है ना कुछ करना है, इसको मैं अपनी रिस्क पे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, आने के चांसेस भी नहीं है, फालतू का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। चलो अब अपन आते हैं, व्हाट आर द एडवर्सिटी क्वेश्चन टू एन एंटरप्रेन्योर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद करना है। क्या बोला गया है, एडवर्सिटी क्वेश्चन। सबसे पहले इस चीज को समझो, एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या होता है। एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या होता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब होता है तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव करने की, तुम कितनी डिफिकल्ट चीज़ों को झेल सकते हो। लेट्स से एग्जाम्पल, सीएमए फाइनल में हो, एक बार फेल हो गया बंदा, दो बार फेल हो गया बंदा, तीन बार फेल हो गया बंदा, तो चार बार हो गया फिर भी दे रहा है, पांच बार हो गया फिर भी एग्जाम दे रहा है, छह बार हो गया फिर भी दे रहा है, सेवंथ अटेम्प्ट पे जाके क्लियर हो गया। तो उस बंदे की क्षमता टेस्ट करी जाए तो उस बंदे की बहुत ज़्यादा क्षमता है कि जितनी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उसके ऊपर डाल दो वो झेल लेगा, वो निकलता चला जाएगा, वो खड़ा रहेगा, वो अपने जो क्या बोलते हैं टफ से टफ सिचुएशन में खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, उसको बोलते हैं अपन एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब कि एक व्यक्ति की डिफिकल्ट सिचुएशन में कितनी देर खड़ा रहेगा, ये नापने का टेस्ट है, तुम कितने एडवर्सिटी क्वेश्चन हो। समझे, बिल्कुल समझे। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इट मीन्स एबिलिटी टू मैनेज डिफिकल्टी इन अपॉर्चुनिटीज। कुछ अपॉर्चुनिटीज है, लाइक मेरे सामने पेपर 20 की अपॉर्चुनिटीज है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, एक टीचर है वो पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं कैसे डिफिकल्टीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, लाइक भाई ऑर्डर्स आते हैं, मेरे को प्रॉब्लम होता है, मेरा मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो भी मेरे को डिस्पैच करना होता है, क्योंकि मुझे पता है यार मैं जितने जल्दी तुमको बुक्स प्रोवाइड करूंगा उतने जल्दी तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं तुम्हारा एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, रात को अगर ऑर्डर लगाया ना मैंने, सुबह मैं डिस्पैच करा देता हूँ उसको, इस टाइप से भी मैं करता हूँ। तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो हम हमारी जो डिफिकल्टीज है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, ये एक नापने का एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन नापने का क्या है, क्या है, क्या है, ये पैरामीटर है, ये नाम दे रखा है एडवर्सिटी क्वेश्चन। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि तुम एक व्यक्ति कितना डिफिकल्ट सिचुएशन झेल सकता है, वो उसको नापने का एक स्केल है, उसको नापने का एक मेजर है, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। इट कैन प्रिडिक्ट हाउ अ पर्सन बिहेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन। एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब नंबर्स में रहता है, एक सा 1 है, 2 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 है, 4 है, भैया मेरा एडवर्सिटी क्वेश्चन 4 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नापने का तरीका है, ठीक है। 4 है मतलब कि भैया 30-40% मतलब बोल सकता हूँ कि 30-40% डिफिकल्टी झेल सकता है, ठीक है। अगर एक दे रखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये चीज़, एग्जाम्पल जिससे तुम समझ सको एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एडवर्सिटी क्वेश्चन में अपन ने 1 से लेकर 10 तक के नंबर दे रखे हुए, 10 बच्चों को खड़ा कर दिया, ठीक है। किसी का नंबर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6 है। तो 1 नंबर के बंदे को अपन ने बोल दिया कि भाई ये सिर्फ 2 अटेम्प्ट दे सकता है, उसका तो छोड़ देगा सीएमए फाइनल के। जिसको अपन ने 10 आउट ऑफ 10 दिया हुआ है कि भैया एडवर्सिटी क्वेश्चन इसका 10 आउट ऑफ 10 है, दैट मीन्स वो बंदा अगर 50 अटेम्प्ट भी दिला दो तो वो दे देगा। ये क्या है भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन झेलने का क्या है, स्केल है, ठीक है, सिंपल। ओके, बहुत समझा दिया मैंने। तो सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, ये प्रिडिक्ट करता है, क्या एडवर्सिटी क्वेश्चन प्रिडिक्ट करता है कि कैसे एक व्यक्ति डिफिकल्ट सिचुएशन में बिहेव करेगा, कैसे उन चीज़ों को झेलेगा। बहुत सारे लोग होते घबरा जाते हैं, पेपर हाथ में आता है घबरा जाते हैं, है ना, फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा नहीं है, अपन उनको समझ सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं झेल पाएगा। ओके, फिर तीसरी चीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 अप्रोचेस। याद करना है, बिल्कुल याद करना है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, अबे डोकलो एड़ो, अबे एड़े इंसान, मैं टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ, याद करो इनको। ये इसके 3 अप्रोचेस होते हैं, मैं बोल सकता हूँ 3 अलग अलग तरीके से इसको अपन नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं, इसके सिर्फ याद रखना, इसको नाम याद रखना है, अंदर नहीं जाना है, सिर्फ नाम दे रखा था, अपन ने नाम यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या लिखा है सर, ये तो अपने समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, जिससे तीनों टर्म्स तुमको समझ आएगी। क्या लिखा है, कॉग्निटाइव साइकोलॉजी। कॉग्निटाइव साइकोलॉजी से अपन एडवर्सिटी क्वेश्चन समझ सकते हैं। कॉग्निटाइव साइकोलॉजी एक चीज। दूसरा क्या है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। सर इतना बड़ा नाम, अरे टेंशन क्यों लेते हो, पढ़ा रहा हूँ ना मैं तुमको। साइको, देखो साइको 3 वर्ड्स में तोड़ना है, साइको न्यूरो, ठीक है, न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब समझ आया, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसका मतलब पढ़ा रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो, बस नाम याद रखना। फिर तीसरा क्या भाई, न्यूरो फिजियोलॉजी, ठीक है, न्यूरो फिजियोलॉजी, ठीक है। ये
न्यूरोफिजियोलॉजी, ठीक है। कॉग्नाइटिव, 3 वर्ड याद हुए, कॉग्नाइटिव साइकोलॉजी, कॉग्नाइटिव साइकोलॉजी, कॉग्नाइटिव साइकोलॉजी। फिर है हमारा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। फिर है न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो फिजियोलॉजी, PHY लिखा है, समझना फिजियोलॉजी, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसको नापने के, किसको नापने के, एडवर्सिटी क्वेश्चन को अगर तुमको नापना है तो 3 तरीके से आप नाप सकते हो। कॉग्नाइटिव साइकोलॉजी है, इसका क्या मतलब हो गया, हाउ पीपल थिंक लर्न रीडिंग ऑफ माइंड, मतलब किसी व्यक्ति का माइंड रीड करना स्टार्ट करो तो तुमको समझ आ जाएगा कि वो कितनी डिफिकल्टीज झेल सकता है। कोई व्यक्ति हमारे माइंड को रीड करते हैं ना, माइंड रीडर वाले होते हैं, उससे समझ आ जाएगा कि ये बंदा किस लेवल तक का सोच सकता है, कितनी डिफिकल्टीज को ये झेल सकता है। फिर दूसरा है भाई साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में क्या बोला गया है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी एंड हेल्थ, हमारे दिमाग का, हमारे माइंड का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर, इसको बोलते हैं अपन क्या, ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। मतलब कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ तो मेरे हाथ दर्द कर रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, मेरा पेट दुख रहा है, तो कुछ भी चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है ना, वो सब चीज़ें, ठीक है, इसको स्टडी कर सकते हैं अपन, तब ये होता है भाई। ओके उसके बाद है न्यूरो फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरो फिजियोलॉजी मतलब तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा पूरा नेटवर्क, हमारे ब्रेन से पूरा नीचे तक नेटवर्क ज़्यादा कनेक्ट होता है वो। अब इतना दिमाग में ज़्यादा मत जाओ, अपन साइंस के स्टूडेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से इतना इतना याद रखो, 3 टर्म्स याद रखो, और ये सब चीज़ें सिर्फ रीड करने के लिए, समझने के लिए, तो तुम चाहो तो याद कर सकते, वो लिख लेना, सिर्फ समझने के लिए। फिर एडवर्सिटी क्वेश्चन के 4 डायमेंशंस होते हैं, हम इसको 4 डायमेंशंस पर डाल देते हैं। 4 डायमेंशन में 4 टाइप बोल सकता हूँ, या फिर 4 अलग अलग अप्रोचेस बोल सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, 4 डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से, कोर, CO, नीचे लिखा हुआ है RE, ठीक है, R और E, 4 डायमेंशंस होते हैं। कोर डायमेंशन, इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड भी दे दिया कि कोर डायमेंशन होते हैं, एडवर्सिटी क्वेश्चन के 4 कोर डायमेंशन होते हैं। पहली चीज़ है कंट्रोल, इंसान अपने आप को कितना कंट्रोल कर पा रहा है, समझना, जब डिफिकल्ट सिचुएशन तुम्हारे सामने मैं डाल दूं तो तुम कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, ये एक डायमेंशन हो गया। दूसरा हो गया भैया ओरिजिन एंड ओनरशिप, कि अगर कुछ गलती हो गई, कुछ डिफिकल्टीज आई, कुछ गलती हो गई, गलती उत्पन्न हमारे अंदर से होती है, गलती हम करते हैं गलती, ठीक है, ओरिजिन हमारे होती है, गलती हमारे अंदर से आती है, और ओनरशिप लो उस चीज़ की। अगर कोई गलती कर दी डिफिकल्ट सिचुएशन में तो हमने की हुई है, और उसको एक्सेप्ट करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। फिर तीसरा होता है रीच। रीच का मतलब हो गया कि हम इंडिविजुअल कितनी 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 डिफिकल्टीज झेल सकता है। फिर ई है एंड्योरेंस, कि कितने टाइम तक एक बंदा प्रॉब्लम के साथ रह सकता है, समझना है। रीच का मतलब होगा कि कितनी सारी डिफिकल्टीज एक बंदे के ऊपर मैं डाल सकता हूँ। एंड्योरेंस का मतलब होगा कि कितने टाइम पीरियड तक एक बंदा उस डिफिकल्टीज में रह सकता है, उसके बाद वो क्विट कर देगा। लेट से भाई तुम सिर्फ 3 अटेम्प्ट दे सकते हो फाइनल के, उसके बाद तुम क्विट करोगे, ये तुम्हारी क्षमता है, तो इसको बोलेंगे एंड्योरेंस, ठीक है। रीच का मतलब क्या है भाई, कि कितनी सारी डिफिकल्टीज तुम झेल सकते हो। दैट मीन्स भाई तुम्हें CMA फाइनल का पेपर भी है, दीपावली का टाइम भी आ रहा है, रक्षाबंधन भी निकल चुका है, और फैमिली वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं, फिर उसके उसके बाद भी तुम सफ़र कर रहे हो, फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे रीच। तुम्हारी एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल के ऊपर। कंट्रोल के अंदर भी एक एक लाइन यहाँ पे लिखना है कि कंट्रोल इज अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल का कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट कम्स फ्रॉम देमसेल्फ और फ्रॉम आउटसाइड, सो नॉट इजिली, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, अफेक्टेड एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डिसीजन वॉज टेकन। इतना सा लिखो, बहुत है, अंदर मत घुसो, बस मैंने समझा दिया कंट्रोल का मतलब क्या, कि एक व्यक्ति किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है खुद को, बस ये चीज़ आप लिख दो, आपका काम हो जाएगा। फिर जाएंगे अपन ओरिजिन एंड ओनरशिप। ओरिजिन एंड ओनरशिप, कि भाई अगर आप कोई डिफिकल्टीज फेस करते हो, इट मीन्स एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडिविजुअल। Difficulties are derived from individual themselves, so that the developing individual will admit mistakes rather than ओवरली रॉन्ग डूइंग। क्या बोला गया है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, कि जो गलतियाँ करेंगे अपन डिफिकल्ट सिचुएशन में तो एक्सेप्ट करो और उनको सुधारो। ऐसा नहीं है कि अपन ब्लेम करने स्टार्ट किया कि मैंने नहीं किया, यहाँ से इतना पॉइंट लिख दो, और ऊपर वाली लाइन में अपने को यहाँ तक ही लिख देना चलेगा, ठीक है। फिर आर का मतलब क्या है, रीच, सिंपल है भाई, रीच कहाँ से लिखना है, यहाँ से पूरा लिखना है, इसको भी पूरा लिखना है, एक ही लाइन दे रखी हुई है। रीच इज अ फैक्टर टू द एक्सटेंट टू विच डिफिकल्टीज इंडिविजुअल फेस इन इन्फ्लुएंसिंग देयर लाइफ, बस इतना सा आप लिखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद है एंड्योरेंस इज अ लेंथ ऑफ टाइम द इंडिविजुअल टू सर्वाइव द प्रॉब्लम, कि भाई एक इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम से कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, बस दैट्स इट, ठीक है। एक MCQ के लिए ये पॉइंट याद रखना, एडवर्सिटी क्वेश्चन हैज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन। एडवर्सिटी
क्वेश्चन क्या है भाई, पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देता है, बहुत अच्छा, पॉजिटिव बोले तो अच्छा, और सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस देता है किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योर के इंटेंशन के ऊपर। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए याद करो, ज़्यादा दिमाग फोड़ी करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, एडवर्सिटी क्वेश्चन से क्या होगा भाई, तुमको समझ आएगी कि तुम कितनी प्रेशर झेल सकते हो, क्या क्या चीज़ झेल सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उस हिसाब से आप काम करो, सिंपल। चलो इसका मतलब भी बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंटरप्रेन्योर सेल्फ एफएससी। सेल्फ एफएससी का मतलब क्या, इस क्वेश्चन को भी याद करना है। सेल्फ एफएससी का मतलब क्या, सेल्फ एफएससी का मतलब होता है असेसिंग एक बंदे की एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज रेदर देन पर्सनल क्वालिटीज। मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे ऊपर डाल देना एग्जांपल, ठीक है। इसमें लिख दो दिव्यांशु बांजल, सी ए दिव्यांशु बांजल, क्या है ना, ये भी लिखो भाई, बन चुका हूँ मैं, बड़े मेहनत से बनाऊँ तो नाम तो लिखना पड़ेगा ना। क्या भाई, सी ए दिव्यांशु बांजल, सिर्फ दिव्यांशु बांजल है, सी ए दिव्यांशु बांजल, अपन बने हैं तो गर्व से कहो ना बन चुके, है ना। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, अपने को मेरा मेरा नाम डाल देना, सिंपल मैटर है, सी ए दिव्यांशु बांजल। क्या बोला गया, सेल्फ एफएससी का मतलब होता है एक व्यक्ति की एबिलिटी पर ध्यान दो, ना कि उसकी पर्सनल क्वालिटीज पर। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ भाई, मैं तुमको दुबला पतला सा एक बंदा दिख रहा होगा, ब्लैक शर्ट में खड़ा है, चश्मा वश्मा लगा के खड़ा हुआ दिखता भी है, फिर भी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक ठाक सा बंदा दिख रहा है, दुबला पतला है, सीए भी बन चुका है, तो क्या, तो तुम अपने दिमाग में क्या देखोगे, इस बंदे की एबिलिटी देखो कि किस तरीके से पढ़ा रहा है, इसका माइंड देखो कि किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उस चीज पे फोकस करो रेदर देन मेरी पर्सनल क्वालिटीज पे। इसको बोलते हो सेल्फ एफएससी, कि तुम मुझे जज कर रहे हो, किस बेसिस पर जज करो, मेरी एबिलिटी पर, कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, रेदर देन मेरी पर्सनालिटी, मेरी बॉडी, इन सब चीज़ों पे ना फोकस करते हुए, अगर हम किसी की एक्टिविटीज पे, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज पर, उस पर अगर अपन फोकस कर रहे हैं, तो इसका नाम होता है सेल्फ एफएससी, एंटरप्रेन्योरल सेल्फ एफएससी। ठीक है, क्या बोला गया है, असेसिंग वंस एबिलिटी, मेरी क्षमता, टू परफॉर्म एक्टिविटीज, मैं किस तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, रेदर देन पर्सनल क्वालिटीज भाई, कि भाई मैं दुबला हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किसके साथ क्या बोल रहा हूँ, वो डजेंट मैटर। आप सामने वाले को उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पर जज करो, ठीक है, एसेस करो, उसको बोलेंगे सेल्फ एसएससी। ठीक, सेल्फ एफएससी, एसएससी नहीं एफएससी, ठीक है। सच एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वही चीज़ है, ठीक है, सिंपल। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, सेल्फ एफएससी अफेक्ट्स पर्सनल, सॉरी, सेल्फ एफएससी अफेक्ट्स अ पर्सन्स बिलीफ अबाउट वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर गोल कैन बी अचीव। ये लाइन तुम लिखना चाहो तो लिख दो, इसको काटना हो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को तुम उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी लाइन पढ़ते हैं अपन, सेल्फ एफएससी इज एन इंडिविजुअल्स बिलीव, एक व्यक्ति का बिलीव होता है और बिलीव अबाउट हिज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज परफॉर्म टास्क और अचीव गोल्स। अब ये तुम्हारा बिलीव है, तुम मेरे को देख के क्या बोल रहे हो कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, अब तुम्हारा बिलीव है, सेल्फ एफएससी मतलब तुमने मेरी परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, अपना विश्वास बना रहे हो, इंडिविजुअल का विश्वास बना रहे हो, मतलब तुम्हारा एक विश्वास है कि ये बंदा किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है टास्क को, और किस तरीके से अचीव कर रहा है अपने गोल्स को, अपने प्रोडक्ट को, थिंग को, एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस टू डिस्प्ले सर्टेन स्किल्स, और अपने एक्शंस को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, कुछ स्किल्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये चीज़ तुम डाल देना, ठीक है। सेल्फ एफएससी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो कोल्ड एंटरप्रेन्योरल सेल्फ एफएससी। एमसीक्यू के लिए याद रख लो कि भैया एंटरप्रेन्योरल सेल्फ एफएससी का मतलब क्या होता है, सेल्फ एफएससी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बकवास चीज़ है, ठीक है भाई, चलेगा। सेल्फ एफएससी याद हुआ, हाँ जी हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्या हो जाओ भाई, रिलैक्स, क्या रिलैक्स, चिल्ड, बिल्कुल आराम से बुक बुक बंद कर दो, टाइम पास करना स्टार्ट करते अपन 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद हमारा लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, स्किप मत करना भाई इस चीज़ को, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तुम सोचो टाइम पास करेंगे यहाँ पे, मतलब अपन गाने वाने गाने वाले, कुछ नहीं करने वाले। चलो एमसीक्यू के लिए याद करना है अपने को, एंटरप्रेन्योर ड्राइविंग फोर्सेस, एंटरप्रेन्योर के कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं भाई, ड्राइविंग फोर्सेस, नाम याद रखो, दिमाग फोड़ी मत करो ज़्यादा, नाम याद रखो, एंटरप्रेन्योर के कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज, MOR, ठीक है, मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, एमसीक्यू के लिए याद करना है, बस इतना ही था, है ना। केस स्टडी के कुछ पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है कोई केस स्टडी आपके एग्जाम में आ जाए, वो इससे रिलेटेड निकले, एजुकेशन से रिलेटेड निकले, तो ये पॉइंट्स आप रीड कर लो, अगर कुछ आता है तो ये पॉइंट्स अपन उठा के वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ किस लिए, केस स्टडी के लिए, केस स्टडी के रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आती है, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, एजुकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षा, ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुकना, कुछ हो गया है, एक सेकेंड रुको, मैं लेके आता हूँ वापस।
चलो वो चला गया, आई डोंट नो कहाँ गया है, कुछ टेक्निकल एरर है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, वो पूरा ही उड़ चुका है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा केस स्टडी का पॉइंट है, वो अपन नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओ आ गया, चलो चलो चलो, वेरी गुड वंडरफुल, आ गया आ गया आ गया। चलिए चलिए चलिए, 2 मिनट का और मैं आपका टाइम लेने वाला हूँ, आ चुका है, चलो आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। एक एक केस स्टडी दे रखा हुआ था, अब केस स्टडी में क्या है भाई लोग, जूम करता हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड ये है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आती है तो यहाँ से पॉइंट उठा के डाल देना कि भाई सम पीपल थिंक दैट एंटरप्रेन्योर्स आर लेस एजुकेटेड। कुछ लोगों को लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नया नया स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, वो लेस एजुकेटेड होते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक रिसर्च ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कुछ केस स्टडी वगैरह है तो ये पॉइंट आप डाल देना एजुकेशन से रिलेटेड, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे ही होते हैं बिल्कुल बेवकूफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिसर्च ने बोला है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट। दूसरी चीज़ है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन अपब्रिंगिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मतलब क्या बोला गया, अगर एजुकेटेड हो तुम, एजुकेशन तुम्हारे पास है, तो तुमको अपब्रिंगिंग करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। इसको एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने में एजुकेशन हेल्प करता है, शिक्षा स्टडी हेल्प करती है। Its importance is reflected not only in the level of education obtained but also in fact that continues to play a major role in help cope up with the problem। इसका क्या मतलब दे रखा, मतलब दे रखा हुआ है, हिंदी में समझा देता हूँ। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने में, अपब्रिंगिंग करने में, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हम एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम से हम कोप अप कर सकते हैं, इसका मतलब ये बोल रहा है, ठीक है। तो तुम ये लिख सकते हो, अगर जनरल कुछ भी चीज़ पूछा जाता है एजुकेशन से रिलेटेड कि बताओ एजुकेशन का क्या रोल है एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने में या फिर एक बंदे को एंटरप्रेन्योर बनने में, तो बोला जा सकता है कि देखो एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर तुम एजुकेटेड हो तो तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जो अनएजुकेटेड बंदे होते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ये रिसर्च वगैरह बोल रही है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि भाई हमारी जो स्टडीज़ है, हम अगर 12th क्लास तक पढ़ाई की हुई तो वो अपने को क्या करती है, हमको कोप अप विद दी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको मदद करती है, ठीक है। हमारी अपब्रिंगिंग हमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप कराती है हमारे अंदर से, एजुकेशन का रोल इतना होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस एज इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सक्सेस ऑफ हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स। क्या बोला है, फॉर्मल जो एजुकेशन होती है हमारी स्कूल की शिक्षा, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक अगर अपन ने पढ़ाई की हुई है, वो यहाँ पे क्या बोला कि फॉर्मल जो एजुकेशन की जरूरत नहीं होती कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि भैया स्कूल के ड्रॉप आउट से, ये तो इंग्लिश वाले हैं, सब इंग्लिश वाले इंडिया के बाहर के उठाए हुए, यहाँ से इन्होंने नहीं उठाया हुआ। अपन हेनरी फोर्ड की बात करते जिनको तुम डालते हो, और विलियम की बात करते हैं, हेनरी फोर्ड की बात कर ले रहा हूँ। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कार तुमने देखा होगा भैया 8th क्लास तक पढ़ाई की हुई, उस बंदे ने उसके बाद पढ़ाई नहीं की हुई है। बस इतना सा ध्यान रखो कि भाई जो बिना पढ़े लिखे होते, जो फॉर्मल एजुकेशन जिनको नहीं मिला, वो भी अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस और बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद है क्या है, क्या है, क्या है, एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर एजुकेशन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, फाइनेंस में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और मैनेजमेंट मार्केटिंग में, ठीक है। 4 जगह रिक्वायरमेंट होती है, ओके। उसके बाद क्या है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली बोथ रिटन एंड स्पोकन वर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन एनी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। मतलब भाई तुमको अच्छा खासा कम्युनिकेशन आना चाहिए, लिखना वाला और फिर बोलने वाला, ठीक है भाई। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप हैं तो एजुकेशन कितनी चाहिए भाई, मिनिमम इतनी तो चाहिए कि अच्छे से बोल सको, अच्छे से लिख सको, और तुमको फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट ये इतना आना चाहिए, ठीक है भाई। फिर जनरल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस कैन प्रोवाइड नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट आर ट्रांसफरेबल अक्रॉस मेनी डिफरेंट सिचुएशन। याद नहीं करना है, रीड करना 5-6 बार, और तुमको एग्जाम में कुछ कुछ चीज़ें इससे क्लिक होंगी, तुम इससे रिलेटेड चीज़ें लिख देना, दैट्स इट, ठीक है भाई। जो जनरल एजुकेशन होती है इधर उधर से, या फिर अपने को जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे अपने को क्या डेवलप होता है, नॉलेज मिलती है, स्किल डेवलप होगी हमारी, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ हो जाएगी। उसके बाद इट हैज़ बीन फाउंड दैट वाइल एजुकेशन हैज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द चांस दैट अ पर्सन विल डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो नई अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस मिलते हैं कि तुम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है, इट इज़ नॉट necessarily determine whether you will create a new business to exploit the discovered opportunities। क्या बोला गया, जरूरी नहीं है कि तुम भाई नई अपॉर्चुनिटीज में जाओ, तुम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो पुराना बिजनेस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस इतना दिमाग लगाओ। इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एजुकेशन हैज मेड एंटरप्रेन्योर एक्शंस मोर फीजिबल, दे आर मोर लाइकली टू बिकम एंटरप्रेन्योर। ठीक है भाई, कुछ इतना वो बहुत बड़ा बात नहीं बोला इन्होंने, नॉर्मल सी चीज़ बोल दी, इसको याद करना है करो, नहीं करना मत करो, रीड करना है करो, नहीं करना मत करो, बस सिंपल सा बताया कि जो इंडिविजुअल है वो समझता है कि एजुकेशन क्या करता है,
एंटरप्रेन्योर को एक्शन को बहुत फीजिबल बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ जाओगे। ये नॉर्मल सी चीज़ बोली हुई है, कुछ भी नहीं है। बस चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारे वेब ऐप जहाँ से आपने बाई किया होगा शायद वहाँ जाएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है एक आध लेक्चर आ जाए आपका, यूट्यूब आएगा मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट चैनल का काम चैनल, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्माइल करते रहो, मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो, पढ़ाई करते रहो, जो आप हॉबी फॉलो करते हो वो करते रहो, और अपने एग्जाम के लिए लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, हो जाएगा, टेंशन मत लो। फ्रस्ट्रेटेड मत हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो मंदिर जाओ, गौशाला जाओ, पॉजिटिव जो वाइब्स आती उस जगह पे जाओ, घूमने चले जाओ कहीं पे भी, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, घर से बाहर निकलो। अगर तुम क्या बोलते हो इसको, अगर तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है, तो तुम घर से बाहर निकलो, घूम फिर के आओ। लाइब्रेरी वगैरह में अगर रहते हो तो भी फ्रस्ट्रेशन आता है तो एक एक आध दिन के लिए चले जाओ कहीं पे भी, मज़ा आएगा। फिर वापस बैक टू स्टडी करना। चलो बाय बाय, टेक केयर।